आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ है एडवोकेट विजय सरदाना जी, जो अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार हैं। हम इनसे आज दो तीन पहलुओं पे बात करेंगे जो इस समय चर्चा के केंद्र में है, जिस पे खूब चर्चा की जा रही है। एक ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इस समय श्रीलंका में स्थिति है वही स्थिति भारत में होने वाली है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजपक्ष के तरह ही भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात इस समय उठ के आ रही है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण की जो बात कही जा रही है, जनसंख्या विस्फोट की जो बात कही जा रही है, उससे हमारे भारत के इकोनॉमी पर कितना असर पड़ता है। क्या जनसंख्या नियंत्रण किया जाना जरूरी है या नहीं, या जैसे राजनेताओं के जो बयान आ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की बात कहना केवल एक धार्मिक बात है, एक धर्म को टारगेट करना है, इससे इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो आज हमारे साथ विजय सरदाना सर बताएंगे कि इससे इकोनॉमी में कितना असर पड़ता है और श्रीलंका की जो वर्तमान स्थिति है उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों वहां पे ऐसी स्थिति आई है। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। सर, पहला प्रश्न आपसे यही लूँगा कि कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक बातें होने लगी थी श्रीलंका में, बहुत ज़्यादा सब राष्ट्रवादी हो गए थे भारत की ही तरह, उदाहरण दिया जा रहा है। इसी वजह से वहाँ पे ऐसी स्थिति हुई, आर्थिक संकट आया, भारत भी उसके कगार पे है। कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भागना पड़ेगा। क्या कहना है आपका? मेरे ख्याल से जो लोग ये बातें कर रहे हैं या तो वो श्रीलंका को नहीं जानते, वहाँ की परिस्थितियाँ नहीं जानते, इकोनॉमी के बारे में नहीं जानते और राजनीति और समाज शास्त्र के बारे में भी नहीं जानते। तो कहने को तो लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन इनके जो भी ये लोग इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर वो उनके साथ उसका प्रूफ दें तो बात समझ में आती है। नहीं तो इसको आप एक राजनीतिक विचारधारा या किसी की अपनी सोच कह के इग्नोर कर सकते हैं। जहाँ तक बात है श्रीलंका की, बहुत क्लियर फैक्ट्स हैं। वहाँ पे जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ फाइनेंसेस का, जिस तरह से सरकारों ने गलत नीतियाँ अपनाई, जिस तरह से उन्होंने गवर्नेंस पे ध्यान ना दे के पॉपुलिज्म पे ध्यान दिया, इसका कारण ये है कि आज श्रीलंका की हालत ख़राब है। जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत में जिन राज्यों में प्रॉब्लम है, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, जहाँ पे डेट टू जीडीपी रेशो 40% या उससे ज़्यादा है, निश्चित रूप से उन राज्यों की स्थिति श्रीलंका जैसी हो सकती है। लेकिन अगर ये राज्य जिनकी स्थिति खराब है, जिनके पास डेट टू जीडीपी रेशो इतना खराब स्थिति में है, अगर वो अपने यहाँ पे गवर्नेंस करें, वो राजनीतिक पार्टियाँ जो वहाँ पे अपनी सत्ता में हैं, अगर वो गवर्नेंस करें तो भारत का कुछ नहीं होगा। अभी भी भारत का कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो राज्य हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इवन भारत की जो डेट सर्विसिंग है, जो जीडीपी के हिसाब से जो हम कहते हैं, पहले वो करीब 23-24% का ऑफ हमारा जो बजट था वो डेट सर्विसिंग में जाता था, जो हमारा लोन था, अगर मैं उसको जीडीपी के साथ रेशो करूं। अब वो घट के आ गया है करीब 18.5-19%। इसका मतलब भारत में आर्थिक स्थिति सुधर रही है, इवन जो लोन की स्थिति है उसमें सुधार हो रहा है। तो जो लोग ये बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो किसी राजनीतिक द्वेष के कारण या पॉलिटिकल इमेच्योरिटी के कारण वो राष्ट्र के बारे में इतनी गलत सोच रखते हैं, जो मुझे लगता है किसी भी डेमोक्रेसी में सही नहीं है। ठीक है सर, कुछ ऐसे सर्कुलेट भी किए जा रहे हैं तथ्य, उसमें कुछ बातें कही जा रही हैं। उसमें सबसे प्रमुखता पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ भी माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार हो रहा है, श्रीलंका में भी माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार होता, यहाँ भी राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद करके राष्ट्रवाद का चूरन बांटा जा रहा है, वहाँ भी बांटा जा रहा था। और इन्हीं कुछ फैक्ट्स के आधार पे ये कहा जा रहा है, तथा कथित फैक्ट्स मैं कहूँगा, जिनके आधार पे ये कहा जा रहा है कि यही स्थिति होगी। तो क्या श्रीलंका में सच में इन्हीं कारणों के वजह से ऐसी स्थिति हुई? अब ये तो देखिए, मैंने कहा ना, समाज शास्त्र के जो विद्वान हैं वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान में तो माइनॉरिटी ख़त्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान की भी स्थिति श्रीलंका जैसी नहीं हुई। तो हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दूसरा होगा। बांग्लादेश में माइनॉरिटी की स्थिति खराब है, वहाँ ऐसा नहीं हुआ। बाकी कितने देश हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ नहीं हैं या वर्चुअली जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है। दुबई में कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, सऊदी अरेबिया में कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, ईरान में कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, बहरीन में कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, कतर में कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, उनको क्या अधिकार मिले हुए हैं। जब पूरे के पूरे 54 मुस्लिम वर्ल्ड्स में आप किसी दूसरे धर्म को पनपने नहीं देते, वहाँ की माइनॉरिटीज़ का कोई हक नहीं रखने देते, वो तो दिवालिया नहीं हुए।
तो माइनॉरिटीज़ के साथ अपीजमेंट या माइनॉरिटीज़ के साथ जिस तरह का सामाजिक संबंध है, उसका इकोनॉमी पे क्या संबंध है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले जितने मुस्लिम देश हैं जहाँ पे किसी और धर्म को प्रसारित होने की संभावनाएं नहीं होती हैं, सबसे पहले तो उनका दिवालिया निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कहा जा रहा है कि भारत की स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भागना पड़ेगा। भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, 1991 में भारत के पास करीब 1.2 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व था। हमारे पास मात्र 2 से 3 हफ्ते के परचेज का पैसा था। आज हमारे पास करीब 600 बिलियन डॉलर है। 13 महीने का हमारे पास रिजर्व है। जब 1.2 बिलियन था तब तो देश का प्रधानमंत्री छोड़ के नहीं भागा, तब तो इस देश में ये बातें नहीं कही जा रही थी। आज जब आपके देश में 600 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, आपके जो आर्थिक पैमाने हैं वो काफ़ी हद तक हैं। उस समय देश वर्चुअली दिवालिया कगार पे था। आज आप दुनिया की सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली एक इकोनॉमी बन गए हैं। इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं। तो आज कैसे देश में या प्रधानमंत्री के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी? तो मुझे लगता है जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, या तो वो इतिहास नहीं पढ़ते, या वो समझते नहीं, या सिर्फ कैमरा और माइक को देख के शुरू हो जाते हैं बगैर तथ्यों के आधार पे। ऐसे लोगों से समाज को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे जयचंद देश में हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो लोग इनको सुनते हैं, कम से कम ये उनसे पूछें तो सही कि आपके तथ्य क्या हैं, आधार क्या हैं। सिर्फ शोर मचाने से स्थितियां नहीं बदलती हैं। ठीक। आपको क्या लगता है सर, रियल में कि श्रीलंका में ऐसे कौन से मेजर फैक्टर हैं जिनके कारण वहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई? देखिए, श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो वहाँ पे जो गलत पॉलिसियाँ थी उनके कारण हुआ। उदाहरण के लिए, श्रीलंका को ये पता था कि उनका जो आयात बिल है और जो निर्यात है उसके बीच में करीब 3 से 5 बिलियन डॉलर का सालाना नुकसान है, मतलब घाटा है। वो उनकी भरपाई होती थी टूरिज्म से। लेकिन जब वहाँ पे ईस्टर बॉम्बिंग हुई, जिस समय वहाँ पे ईस्टर बॉम्बिंग हुई चर्चेज में, तो वो किसने की थी? उसके कारण जिन लोगों ने वहाँ पे बॉम्बिंग की थी वो जिम्मेवार हैं श्रीलंका की तबाही के, क्योंकि उसके बाद टूरिज्म आना बंद हो गया। जब टूरिज्म आना बंद हो गया तो फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए श्रीलंका की सरकार ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने शुरू किए जो सही नहीं थे, चाहे आप उसको अंडर प्रेशर कहें या अंडर कंपल्शन कहें। फिर आया कोविड की मार, तो पहले टूरिस्ट बंद था, फिर आपका आयात निर्यात बंद हुआ, और जो समस्याएं हुई कोविड के कारण, उससे ये हुआ कि श्रीलंका में एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे तेल का आयात है, बाकी चीज़ों का आयात है, वो तो जारी रहा, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं रहा। तो उनका बजट डेफिसिट आज करीब 51 बिलियन डॉलर हो गया। श्रीलंका को हर साल 7 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज का चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट प्लस जो मूलधन है उसका, 7 बिलियन डॉलर सालाना। और उस देश में जहाँ पे ऑलरेडी 3 से 5 बिलियन डॉलर डेफिसिट था, ये स्थिति श्रीलंका के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो ये कहना कि साहब हमारे यहाँ पे श्रीलंका वाली जैसी स्थिति हो जाएगी, मेरे को लगता है इससे ज़्यादा बचकाना हरकतें वही लोग कर पाएंगे जिनको कुछ समझ नहीं है। वो सिर्फ उनका कोई राजनीतिक एजेंडा है जिसके कारण वो इस देश को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ठीक है सर, कुछ ऐसे तथ्य भी चल रहे थे सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे 51 करोड़ समथिंग ऐसे मतलब तथ्य चल रहे थे कि 51 करोड़ श्रीलंका में कर्ज था और भारत में करीब 200 करोड़ का कर्ज हो चुका है। तो अगर ऐसा आकलन किया जा रहा था कि भारत तो दोगुने तिगुने कर्ज में है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? उन लोगों को क्या समझाना चाहिए? देखिए, मैं वही बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको कुछ नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि उनके आगे आपने कैमरा रख दिया होगा और माइक रख दिया होगा और शुरू हो गए बगैर दिमाग का इस्तेमाल किए। देखिए, दुनिया में कर्ज लेना कोई गुनाह नहीं है, पूरा बैंकिंग सिस्टम उसी पे चलता है। अगर दुनिया में कर्ज नहीं लिया जाता तो सबसे पहला काम है आप बैंक बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि बैंकों का काम ही कर्ज देना है। अगर आप कर्ज लेते हो और आप उसको चुकाने की क्षमता रखते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप जितना मर्जी कर्ज लीजिए। अगर आप कर्ज लेते हैं और चुका नहीं सकते, समस्या तब आती है।
और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पहले भारत सरकार के ऊपर जो कर्ज था वो हमारी जीडीपी का करीब 23% 24% के आसपास था, मतलब 1/4 जीडीपी हमारी कर्ज पे थी। लेकिन पिछले 5-7 सालों में जो सुधार हुआ है, आज वो घट के करीब 18-19% रह गया। इसका मतलब सुधार हो रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है और कर्ज घट रहा है। अब ये कर्ज किसने लिया था पिछले 70 साल में? किन्होंने कर्ज लिया था और उसका क्या किया था? आज पंजाब के अंदर जो कर्ज है वो वहाँ की जीडीपी का करीब 53% है। वो अनसस्टेनेबल है। पंजाब को जिंदा रखने के लिए केंद्र सरकार हर साल करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपए ग्रांट देती है। उसके बाद वो क्या करते हैं? उससे फ्री बिजली बांटते हैं। वो राजनीतिक लॉलीपॉप बंद नहीं हो रहा है इस देश में। तो जो पार्टियां राजनीतिक लॉलीपॉप बांट रही हैं फ्री में टैक्स पेयर के पैसे पे या उधार लेके, सबसे पहले तो उनको कटघरे में लाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है। वो सिर्फ इस देश के वोटर को रिश्वत दे रहे हैं कि हम आपको फ्री बिजली दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे। भाई जिसकी ज़रूरत है उसको दीजिए ना, हर एक को क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वोट हर एक से चाहिए। अगर वो कहेंगे हम सिर्फ गरीबों को देंगे या बीपीएल फैमिली को, बात समझ में आती है। हर एक को क्यों देना? जिसके पास घर में कारें हैं आप उसको भी 300 यूनिट फ्री दोगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो गंदी राजनीतिक सोच है वो इस देश को बर्बाद करेगी। उन लोगों को कटघरे में लाइए। बर्बाद वो पार्टियां कर रही हैं जो फ्री में रेवड़ियां बांट रही हैं, और उन लोगों को जिनको ज़रूरत नहीं है। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार इस देश को बर्बाद कर रहा है और कोई बर्बाद नहीं कर रहा। ठीक सर, एक और मुद्दा इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। पॉपुलेशन की बात कही जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी ज़्यादा बढ़ जाए, उसे संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर लोग कहने लगे कि पॉपुलेशन समस्या नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा पॉपुलेशन अर्थव्यवस्था के लिए समस्या नहीं है, अराजकता समस्या है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन इतनी बड़ी समस्या है तो चीन इतना डेवलप कैसे है। तो इस तरह की बात की जाने लगी कि पॉपुलेशन जैसे कोई समस्या हो ही ना हमारे इकोनॉमी के लिए। बतौर एक अर्थशास्त्री आप क्या समझते हैं कि क्या पॉपुलेशन चुनौती है अर्थव्यवस्था के लिए या नहीं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि पॉपुलेशन डेंसिटी ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि समाज में इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए खाद्य पदार्थ भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ज़मीनें भी चाहिए, घर और फैक्ट्री और रोज़गार के लिए। अगर भारत के अंदर पॉपुलेशन चाइना के मुकाबले या उससे आगे निकल रही है और ज़मीन हमारी चाइना के मुकाबले 1/3 है, तो ये कौन सा कंपैरिजन है कि चाइना भी ग्रोथ कर रहा है? चाइना के पास जितने संसाधन हैं क्या भारत के पास हैं? क्या भारत की ज़मीन चाइना के बराबर है? कहने का मेरा मतलब ये है कि फिर वही बात आती है कि बगैर तथ्यों के आधार पे लोग बात करना शुरू करते हैं। हाँ, चाइना के पास डेमोक्रेसी नहीं है। वो तो जिस दिन चाहेंगे लोगों को भेड़ बकरी की तरह एक कोने में सरका देंगे कि गप मकान खाली करो, दुकानें खाली करो, हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे। आप कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि जो लोग चाइना से कंपेयर कर रहे हैं उनको फिर मैं कहूँगा कि आप वहाँ की आर्थिक स्थिति और सोशल सिस्टम को समझिए, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को समझिए, पर कैपिटा वहाँ पे जो रिसोर्स अवेलेबल है आप उसको समझिए, पॉपुलेशन डेंसिटी को समझिए। अगर चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे से 1/3 है तो चाइना की पॉपुलेशन अभी और भी बढ़ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या आपके यहाँ पे पानी है? क्या आपके यहाँ पे संसाधन हैं? आज हिंदुस्तान में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और जिस तरह से हमारी खेती की ज़मीनें हैं, ज़मीन तो नहीं बढ़ रही। आज एक आदमी के खाते में 140 मिलियन हेक्टेयर आपके पास खेती की ज़मीन है और 140 करोड़ आपकी आबादी हो गई है। तो एक आदमी के खाते में कितनी ज़मीन आई? और उसी ज़मीन से उसको साल भर पानी भी लेना है, खाना भी लेना है, पशु का चारा भी वहीं उगेगा, बाकी चीज़ें भी उसी में उगेंगी, रहना भी वहीं। रहने के लिए तो अलग है, मैं खेती की ज़मीन की बात कर रहा हूँ। तो क्या ये सस्टेनेबल है? प्लस आप फ्री बिजली पानी दे के आप उस जो ज़मीन में संसाधन है आप उसका और ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। पंजाब की हालत क्या है?
पंजाब की प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है? क्योंकि वहाँ पे फ्री बिजली, फ्री पानी का जो चक्कर में किसानों ने ज़मीन पे दिमाग लगाना बंद कर दिया, पानी मैनेजमेंट पे दिमाग लगाना बंद कर दिया। पंजाब बर्बादी की ओर अग्रसर है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी होंगी। सिर्फ शोर मचाने से कि भारत श्रीलंका जैसा हो जाएगा और आबादी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल कोई आज है? जनसंख्या नियंत्रण तो इंदिरा गांधी के टाइम का एजेंडा था। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? कब की बात कर रहे हैं? इमरजेंसी के टाइम पे। उस समय जनसंख्या नियंत्रण जरूरी था, आज नहीं है। उस समय देश की जनसंख्या क्या थी और आज कितनी है? यहाँ से आधी थी। तब कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी और संजय गांधी का एजेंडा ये था, हम दो हमारे दो। ये कांग्रेस, संजय गांधी और इंदिरा गांधी का एजेंडा था ना, तो वो गलत था। उस समय वो सही था, आज गलत हो गया। इससे यही पता लगता है कि जो लोग शोर मचा रहे हैं वो या तो अज्ञानी हैं या जानबूझ के इस देश को और समाज को मिसलीड कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिए। ठीक। जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है, चाहे वो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो या भी किसी नेता की जब भी बात की जाती है, तो ये तथ्य दिया जाने लगता है कि जो भी जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, इकोनॉमी को नहीं। इस पे आप क्या? देखिए, आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए ना, इसमें धर्म और विधर्म की बात ही कहाँ है? आंकड़े तो आपके सामने हैं। किस समाज का कितना पॉपुलेशन है, किस फैमिली में एवरेज फैमिली साइज क्या है, वो आप कंपेयर कर लीजिए ना। इसमें बहस का मुद्दा ही कहाँ है? आंकड़े सामने हैं। अब आप देख लीजिए कि अगर किसी समाज में या किसी धर्म में, अब वो धर्म कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकते हैं, आपके पास आंकड़े हैं, आंकड़ों पे बात करिए ना। जब मैं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, उस समय भारत के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 464 लोग रहते हैं, जबकि चाइना में पर स्क्वायर किलोमीटर में 163 लोग लेते हैं। फर्क है या नहीं है? तो अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं धर्म के आधार पे, तो आप आंकड़े निकाल लीजिए कि उस धर्म में ऐसा क्या है कि वहाँ फैमिली साइज बड़ा क्यों है, या वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी उस कम्युनिटी में या उस धर्म में ज़्यादा क्यों है। ये तो आंकड़ा है, ये तो कोई भी समाजशास्त्री आपको बता देगा। अगर लोग बेसिक्स नहीं पढ़ना चाहते, समझना चाहते हैं, सिर्फ शोर मचाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को सुनना बंद करिए, क्योंकि ये लोग देश के लिए जयचंद हैं, ये देश का भला नहीं चाहते हैं। क्या वर्तमान समय में भारत में जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है? बिल्कुल है। जिस तरह से आपके संसाधन घटते जा रहे हैं, आप देखिए पंजाब के अंदर वाटर टेबल नीचे जा रही है। आज आप महंगाई की बात कर रहे हैं, हर साल आप कहते हैं जी महंगाई बढ़ गई। क्यों बढ़ गई महंगाई? जबकि इस देश में पिछले 30 साल के अंदर आपका उत्पादन खेती का डबल हो गया, उसके बाद भी आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए। तो कारण क्या है? अगर यही प्रोडक्शन होता एग्रीकल्चर का और पॉपुलेशन आधी होती, तो क्या महंगाई होती इस देश में? सोचिए, आज आपके स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता, कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलता, आपकी हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाइए आपको रहने को घर नहीं मिलता, या घरों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। उसका कारण क्या है? अब तो आपको समझना पड़ेगा ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो कॉमन सेंस है। अगर आज आपकी आबादी 140 करोड़ है और आपकी खेती पिछले 30 साल के अंदर डबल हो गई, उसके बाद भी महंगाई है, आप पिछले 30 साल वाली आबादी पे आ जाइए और आज की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रख लीजिए, दुनिया में महंगाई रहेगी नहीं, हिंदुस्तान में कोई कमी रहेगी नहीं। ये तो सिंपल से आंकड़ा है, कोई भी दिमाग लगा के बेसिक कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकता है।